राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम चौबीसी क्षेत्र से ही। और महम चौबीसी क्षेत्र में तैयारियां चली हुई हैं जन आक्रोश रैली की, जो महम की अनाज मंडी में होने जा रही है। और उसी रैली को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के जिला के प्रधान, पूर्व प्रधान सुरेंद्र पवार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार पवन जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो किस प्रकार की तैयारियां देख रहे हैं कल के कार्यक्रम को लेकर? पवन भाई, कल के कार्यक्रम का जो जोश है बड़म्बा गांव में और पूरे हल्के में ही एक अद्भुत तरह का जो है जोश देखने को मिल रहा है। मैं गांव-गांव घूमया हूं, बैठकें अटेंड करी है मैंने और रैली का न्योता दिया है। भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो लोकसभा का इलेक्शन सिर पे खड़ा है, आज शायद आचार संहिता लग जाए, तो दीपेंद्र के लिए जो आम आदमी के दिल में जगह है, उसके विकास कार्यों को देखते हुए उसका मिलनसार स्वभाव छोटे बड़ों में, और जो उसने सीएम का पुत्र होते हुए भाई दीपेंद्र ने आम आदमी, आम वर्कर बन के लोगों के बीच रहा है। किसी ने कुर्ता पकड़ा तो कुर्ता से ही, हाथ पकड़ा हाथ से ही, सबको हाथ जोड़ के सबका आदर किया है। पिछली बार जो है पब्लिक बहुत पछता रही है और अब की बार पब्लिक जवाब देगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरा कहना मानना ये है, जो लोगों के रुझान मैंने देखा है, इस रैली के प्रति जो रुझान देखा है मैंने, जन आक्रोश, मतलब जनता के अंदर, जन जन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है बीजेपी सरकार के प्रति। क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोगों के अंदर एक डर और भय का माहौल पैदा किया है। कहीं कोई विकास कार्य नहीं कर पाए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मजदूर, किसान, हर वर्ग परेशान है। कल हमने बड़म्बा गांव के अंदर पूरे गांव के वर्करों ने बैठ के मीटिंग की थी और एक रूपरेखा तैयार की हमने कि वह गांव के अंदर, क्योंकि बड़म्बा गांव नज़दीक लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महम रैली में पहुंचना है। जत्थों के रूप में ट्रैक्टर लेके, अपने साधन लेके। तो मेरा मानना ये है पवन भाई, गांव से जो है बहुत बड़ी तादाद में महम रैली के अंदर पहुंचेंगे। और चौबीसी के अंदर जितने भी गांव हैं, सब के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि भाई पिछली बार जो थोड़ा कम रह गया था दीपेंद्र का मार्जिन महम हल्के से भी, अब की बार उस कसर को मटे देंगे। कम से कम 60,000 की लीड होगी महम हल्के से। आपने बता दिया रैली सक्सेस करने के लिए किस प्रकार से प्लानिंग तैयार की जा रही है। क्या लगता है कि पिछले जब सत्ता के दौरान 10 साल का राज रहा कांग्रेस पार्टी का, तो महम का विकास क्यों नहीं हो पाया? ज़्यादा काम पेंडिंग क्यों रही? देखिए पवन भाई, विकास का मामला तो मैं पहले बड़म्बा से स्टार्ट करूंगा। बड़म्बा के अंदर पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी। 4 पंचायत का गांव होते हुए हमने भाई दीपेंद्र के आगे अपनी समस्या रखी थी कि जी पानी से पतला कुछ नहीं होता। दीपेंद्र भाई ने एक डिमांड के ऊपर ही गांव के अंदर बड़ी डिग्गी दी, बूस्टर को ओके करवाया और जी आज गांव के अंदर पानी की समस्या जो है मोस्टली सॉल्व हो चुकी है। सुरेंद्र भाई, आपने एक गांव की बात कर रहे हो, मैं पूरे महम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। महम क्षेत्र में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दर्शक साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 साल की सत्ता के दौरान यहाँ पर जैसे सेक्टर होना चाहिए था, उद्योग धंधे विकसित होने चाहिए थे, स्टेडियम का विकास होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, हिरण पार्क था उसका विकास होना चाहिए था। ये शान थी इस इलाके की। यहाँ पर रोजगार परक जो शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने का कार्य था। यहाँ पर जो एयरपोर्ट, जो बोलते हैं कार्गो एयरपोर्ट, मंजूर हुआ था, उसको मंजूरी के साथ साथ ज़मीन पे इम्प्लांट करने का भी काम होना चाहिए था। क्या ये सब काम हो पाए? पवन भाई देखिए, अब तो 10 साल तो बीजेपी के बीच में गए हैं। हुड्डा राज में तक काम जो एयरपोर्ट मंजूर करवाने के लिए यहाँ ज़मीन एक्वायरमेंट के लिए स्टार्ट हो गया था काम, लेकिन सरकार पीछे चली गई, फर्क रह गया इस बात के लिए। मदीना के अंदर IMT के मंजूरी करवाई भाई दीपेंद्र ने,
दीपेंद्र ने पूरी लड़ाई लड़ी। हर एक जो भी कार्यस्थल थी, ये महमासी रेलवे लाइन लगा लो आप, ये भाई दीपेंद्र की देन है। दीपेंद्र भाई ने कहीं कोई उंगली नहीं टेक सकता, विपक्ष का आदमी भी। चलो देखो, हार जीत तो एक अलग मैटर था, पिछला धोखा हो गया लोगों के साथ। अब की बार हर वर्कर, हर वोटर सचेत है और डरा हुआ आदमी भाई चोट मारता है। नहीं 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 नहीं, ठीक बात है, मान लिया आपकी बात, डरा आदमी चोट मारता है। क्या यहाँ जो जैसे हॉस्पिटल की समस्या थी 10 साल ज्यों की त्यों, अब 10 साल भाजपा की सरकार रही, ढिंडोरा तो सभी पीटते हैं, लेकिन धरातल पर काम करने की जो बात होती है, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। जैसे दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द जो डी रहती है, क्या आम वोटर, आम कार्यकर्ता उनसे मिल पाता है? हाँ, दीपेंद्र तो जितना पब्लिक के बीच रहता है भाई, कोई नेता रहता ही नहीं। दीपेंद्र तो 24 घंटे पब्लिक के बीच है और आम आदमी मिलता है दीपेंद्र भाई से। मैं बात कर रहा हूँ जैसे जो सफ़ेद कुर्ता पजामा, जो अपने आप को हर गांव से ठेकेदार बताते हैं चुनावी रूप में। देखिए, ये जो बात चला रखी है, ये भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा हर वोटर को, हर आदमी को समानता के अधिकार से नज़र से देखता है, गरीब आदमी की सुनता है। ये जो बात चलाई विपक्ष की ज़्यादा चलाई हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि बस सफ़ेद पोश। अरे सफ़ेद पोश क्या होता है? अभी जो साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का ड्रेस कोड है सफ़ेद कुर्ता पजामा, इसमें क्या बुराई है? सफ़ेद पोश कपड़े की बात नहीं है। जो ठेकेदार होते हैं ये कहते हैं कि दीपेंद्र ये हम कहेंगे तो वो करेगा, हम कहेंगे तो वो करेगा, यहाँ जाएंगे तो हमारे से पूछ के जगह, चाय पिएगा तो हमसे पूछ के पिएगा। क्या ऐसा भविष्य में नहीं होगा? नहीं पवन जी, देखिए इस तरह की बात नहीं है, ये बातें विपक्ष की उड़ाई हुई हैं। दीपेंद्र कोई बच्चा नहीं है। दीपेंद्र भाई एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, आने वाला सीएम है हरियाणा के अंदर। मेरा जो मानना है, दीपेंद्र भाई अब की बार बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा और वाया दिल्ली होके चंडीगढ़ पहुंचेगा और हरियाणा का नेतृत्व करेगा। क्या पिछली बार अगर चुनाव जीत जाते तो दीपेंद्र हुड्डा किस पोजीशन पर होते आज के दिन? पिछली बार चुनाव जीत जाते भाई दीपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा के अंदर सरकार ही बनती कांग्रेस की। ये जो रह गया भरम, चलो जिस तरह भी हुआ, अब की बार वो बात नहीं होगी। अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस लहर आएगी और हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र नया चेहरा होंगे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में। रोहतक सीट हरियाणा की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। रोहतक सीट हरियाणा की राजनीति का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि केंद्र इसलिए बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा उत्तर भारत का बहुत बड़ा चेहरा, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, 25 साल की उम्र से शायद सक्रिय राजनीति के अंदर भाग लिया था। और अगर इस बार जनता मौका देगी तो क्या मानते हैं आप, कितना मार्जिन रहेगा 3 बार के बाद में? मार्जिन मैं हल्के की बताऊं, महम से कम 60,000 का मार्जिन रहेगा जी। और रही बात आप विकास कार्यों की बात कर रहे हो, अब की बार भाई दीपेंद्र के सीएम बनते ही जो महम के साथ थोड़ा पीछे आपका कहना जो है कम विकास हुए, बीजेपी भी चलो बीच में रही, इसने भी कोई विकास नहीं करे, मैं भी इस बात को मानता हूँ। महम हल्के के साथ जो होना चाहिए था, क्योंकि महम हर पॉलिटिक्स के अंदर कभी से ही, चाहे देवीलाल के समय से लगा लो आप, महम ने कलोई से भी ज़्यादा काम किया। तो मेरा मानना ये भाई अब की बार भाई दीपेंद्र के सीएम बनते ही महम के अंदर जो विकास कार्य होंगे पहले नंबर पे होंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होंगे। सेक्टर होगा महम के अंदर, मेरा जो मानना है, ठीक है, बड़े लेवल पे सेक्टर का काम होगा और HSIDC वगैरह सारे काम जो भी हैं महम को प्रायोरिटी भी लेके चलेंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा का जो कहना है। दर्शक साथियों, आपको बता देना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की बहुत सी सीटों को लेकर 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की लोकसभा की बहुत से उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन कसमकस बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उम्मीदवार उतारने में देरी क्यों? देखिए, ये तो पार्टी आला कमान का मामला है। उम्मीदवार तो दीपेंद्र तो फील्ड के अंदर है जी। दीपेंद्र ने तो लोगों के अंदर पहले ही छाती ठोक के कहा है भाई आओ इलेक्शन के लिए मैं तैयार हूँ। और दीपेंद्र का हर वर्कर भाई दीपेंद्र की टीम है, हर वर्कर दीपेंद्र बन के काम कर रहा है। और दीपेंद्र को इलेक्शन के अंदर पिछली बार जो रहा था, अब की बार हर वर्कर दीपेंद्र बन के काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को जिता के लाएगा, एक ऑन रिकॉर्ड बनाएंगे। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। हमारे साथ में बलजीत सिंह राठी जी हैं, जो महम में रहते हैं। बलजीत जी नमस्कार। भाई राम राम।
क्या कहना चाहेंगे वर्तमान राजनीति को देखते हुए, क्या दीपेंद्र हुड्डा सफल हो पाएंगे? भाई मैं पहले आज तक मैंने कभी कांग्रेस की वोट नहीं दी है, लेकिन अब कल मैं भी एक बात मानूँ कि भाई कांग्रेस को ही जितना ठीक रहेगा सबसे अच्छा माहौल है। और जब दीपेंद्र ये ठीक बताओ है, अपना सुरेंद्र ने ठीक बताओ, 60,000 वोटों तक कम नहीं जीतता, ऊपर बेसिक जीत जाओ। 60 की 61 हो सकती है, 59 नहीं होंगी, ये मैं गारंटी करता हूँ। यहाँ हर आदमी दीपेंद्र की बात करता है, जो भी कोई करता है दीपेंद्र की बात करता है, दीपेंद्र 100% जीतेगा। सुरेंद्र भाई, आपने कहा कि सत्ता पक्ष भी 10 साल के दौरान कोई काम नहीं कर पाया। अगर सत्ता के दौरान 10 साल के दौरान भाजपा ने अगर काम नहीं किया तो क्या विपक्षी पार्टी का फर्ज और कर्तव्य नहीं बनता कि जगाने का काम करे सरकार के नेताओं को? क्या कोई प्रदर्शन किया मुहिम में? देखिए पवन भाई, मैं ये कहूँ, हमारे सीनियर नेता थे जो यहाँ कांग्रेस के एमएलए और ये थे, उन्होंने भी अपने तौर पे जैसे जो प्रयास किए हैं, ठीक हो सकता है आपकी जो राय है प्रयासों में कमी रह गई हो, तो अब की बार कांग्रेस राज आते ही इस तरह की बात नहीं है। ठीक, हल्के को पहले नंबर 1 पे लेके आएंगे, कहीं इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सभी हमारे सीनियर नेता हैं, वो भी सभी लग के महम हल्के को नंबर 1 पे लेके आएंगे, कांग्रेस पार्टी को, और सब मिल के काम करेंगे। कहीं इस तरह की बात नहीं है, छोटी बड़ी कोई बात हो। प्रधानमंत्री जी लगातार नारा देते हैं 400 पार, और उस 400 पार के अंदर रोहतक के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर विशेष नज़र, पूरी सक्रिय राजनीति की नज़र। क्या मानते हैं 400 पार का आंकड़े को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, बट मैं कहना चाहूँगा कोरोना के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली से कोरोना भगाया था, सब लोगों ने पता है। ये जो पिछली बार 75 पार का नारा था, उसके बरगला में लोग जो थे कुछ आगे थे पिछली बार, लेकिन अब की बार भांडा फूट चुका है। अब की बार ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर से भी हवा निकलेगी। और हरियाणा के अंदर तो सुन लो मेरी बात को आप, कम से कम 60 सीट आएंगी कांग्रेस पार्टी की, और एक तरफा कांग्रेस पार्टी बन के आएगी। और भाई दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करेंगे। तो अपने जो साथी हैं रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं रैली के लिए तो देखो, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, और हर एक का नैतिक फर्ज भी है, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि रोहतक लोकसभा के अंदर जो भाई दीपेंद्र ने काम किया है, चाहे विपक्ष का बंदा भी कोई गया हो दीपेंद्र के पास, दीपेंद्र हुड्डा सरकार ने जो भी मेरिट पे काम किए थे, हर गांव के अंदर से लिस्ट आती थी, और ये आती थी भाई 5 बंदे लग गए, फलाना रह गया। आज उसके उल्टा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, और भ्रष्टाचार आप हर रोज़ देखते हो, क्राइम, डेली मर्डर, कहाँ कौन सेफ है आज के टाइम में, बताओ आप। बेरोजगारी की बात करते हो, अभी ग्रुप डी की लिस्ट आई है, तो हर गांव से 10-5 लड़के सिलेक्शन हुए हैं, क्या इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक मिनट जी, ग्रुप डी की लिस्ट कब आई है जी? इलेक्शन टाइम के ऊपर लिस्ट आई है। ये एक प्रलोभन है ओनली, इलेक्शन में एक ताड़ी थाड़ी वाला जुमला है ये। चलो जो भाई लगे हैं मुबारक हो उनको, अच्छी बात है, लिस्ट आई है। मेरिट में तो हुड्डा राज में भी लगते थे जी। अब कहते हैं पर्ची खर्ची है ही नहीं। पर्ची खर्ची पहले कहाँ थी जी? ये एक विपक्ष का नारा दे रखा है इस बात के लिए। पर्ची खर्ची नहीं है तो आज इस्तीफा भी दे दिया एचपीसी के चेयरमैन ने। उससे पहले हर लिस्ट के, मोस्टली लिस्ट के ऊपर केस है। अब बाहर के कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। आप उठाओ रिकॉर्ड, कहाँ बताओ पर्ची खर्ची? अरे पर्ची खर्ची का नारा दे रहे हैं, बाहर के बंदों को भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार इससे आगे और क्या होगा? हर लिस्ट पे कोर्ट केस था, अब इलेक्शन टाइम पे आके ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये लिस्ट लगा दी। जी बलजीत जी, बड़ी पोस्टों पर तो बाहर के ही लगते हैं। मैं हरियाणा में तो सिर्फ और सिर्फ डी ग्रुप में लाऊं, और हमने तो दो लिस्ट देखी इनकी। पीछे भी डी ग्रुप में अपना जितनी भर्ती करी थी डीएम में करी थी, ईव करी है, हुआ भी डीएम करे हैं। बड़ी पोस्टों पर तो सारे बाहर के लाऊं। चलो दर्शक साथियों, हमारे साथ बातचीत हुई भाई सुरेंद्र पवार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस रोहतक बलजीत राठी जी, और साथ में बैठे हमारे बुजुर्ग ताऊ और भाई महावीर सिंह जी, राकेश पहलवान जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। तो बने रहिएगा दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।